नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। हमने हमारे पिछले एपिसोडों में अभिनय की परिभाषा, अभिनय के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है भरत मुनि के अभिनय सूत्र। भरत मुनि ने अभिनय को बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया, उसका विश्लेषण किया और रस क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, सभी के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है। तो भरत मुनि के अभिनय का पहला जो सूत्र है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके बाद और भी जो अभिनय सूत्र हैं भरत मुनि जी के, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा था उसको पांचवा वेद कहा गया है। जो 4 प्रकार के वेद हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो बनाए गए, जो वेदों को रचा भी नहीं गया, वो भी कहते हैं कि उतरे हैं वो वेद। तो वो जो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब भरत मुनि ने इन वेदों से क्या क्या लिया, क्या क्या ग्रहण किया और उसको कैसे अभिनय में परिमार्जित किया जाए, उसको कैसे उपयोग किया जाए अभिनय करते समय, इसको उन्होंने बताया है। तो आज हम बात करते हैं भरत मुनि के अभिनय शास्त्र का, या उनके अनुसार अभिनय का पहला जो सूत्र है। वो कहते हैं कि नाटक ही रस है, नाट्य ही रस है और जो लिखित पाठ है, टेक्स्ट है, जब वो इम्प्रोवाइज्ड हो जाता है तो वह नाटक हो जाता है, सृजन हो जाता है, ड्रामा हो जाता है। इसलिए रंग कर्म के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है पाठ यानी टेक्स्ट, अभिनय यानी एक्शन, और तीसरा है प्रभाव यानी इफेक्ट। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें। टेक्स्ट का मतलब क्या? वही जो लेखक है, जो नाटक लिखता है या जो स्क्रिप्ट लिखता है, कहानी लिखता है और उसको फिर हम पटकथा में परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद डायलॉग राइटर डायलॉग लिखता है। तो वो जो डायलॉग है वो होता है टेक्स्ट, और उसके बाद एक्शन। उस टेक्स्ट को अभिनय के द्वारा कैसे प्रस्तुत किया जाए, और टेक्स्ट और अभिनय के बाद दर्शक पे क्या प्रभाव पड़ा, वो जो संवाद में जो कहा गया, और अगर संवाद अदायगी और उसकी टाइमिंग परफेक्ट रही तो दर्शक जो सिनेमा हॉल में बैठा है, अगर हम फिल्म की बात करें, या दर्शक जो नाट्यशाला में बैठा है अगर हम नाटक की बात करें, तो उसको क्या प्रभावित कर पाया, उसके अंदर मन में क्या क्या भाव उसने पैदा किए उस संवाद अदायगी के द्वारा, अभिनेता के अभिनय के द्वारा, वो रस है, वो भाव है। इम्प्रोवाइज्ड टेक्स्ट मतलब इम्प्रोवाइजेशन को समझ ले पहले तो। अभिनय में इम्प्रोवाइजेशन और ऑब्जर्वेशन, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये है कि अभिनेता उस संवाद को, उस टेक्स्ट को किस तरह से आगे की तरफ ले जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो आपको पता होगा कि इम्प्रोवाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है आगे की ओर ले जाना। अब वो जो संवाद है उसको किस तरह से वो इम्प्रोवाइज करता है, किस तरह से वो बार बार उस संवाद को पढ़ता है,
और उस संवाद में जब खो जाता है तो संवाद में खो जाने के बाद अभिनेता जो है उसका नाम कुछ भी समझ लें थोड़ी देर के लिए, जैसे हमारे नसरुद्दीन शाह साहब हैं, वो नसरुद्दीन शाह साहब पीछे छूट जाएंगे और जो उनका किरदार है वो उस संवाद को कैसे क्रिएट करेगा, कैसे रचेगा, दिग्दर्शक क्या चाहता है, लेखक क्या चाहता है, और उसके बाद जो अभिनेता है वो कैसे उसको प्रस्तुत करता है प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है वो हम आगे चर्चा करते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन ही रस है, वही प्रभाव है। अब एक थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई किरदार है, अगर नसरुद्दीन शाह साहब उसको अदा करेंगे या ओमपुरी साहब चले गए वो उसे अदा करते तो कैसा रहता, क्योंकि नसरुद्दीन शाह साहब का अपना नॉलेज है, जीवन को समझने के लिए अपनी समझ है, और उनके जो अनुभव हैं वो सारे जो भोगे गए अनुभव हैं वो एक अलग स्तर के हैं। ओमपुरी साहब के एक अलग स्तर के थे। तो वो संवाद को ओमपुरी साहब अगर बोलेंगे, इम्प्रोवाइज़ करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या प्रभाव पैदा होगा, और नसरुद्दीन शाह साहब अगर बोलेंगे तो उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे, उसको संवाद अदायगी करेंगे उनके अपने टाइमिंग से, तो क्या प्रभाव पैदा होगा। ये है इम्प्रोवाइजेशन। अलग अलग कलाकार का अपना स्तर अलग अलग होता है, और कैसे वो उस संवाद को, लेखक की जो भावना है, लेखक का जो कथन है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हमको समझना है इम्प्रोवाइजेशन के कितने स्तर होते हैं। एक होता है मन, एक होता है अंग, आंगिक, और तीसरा होता है वाग्मिता, वाचिक। ये इम्प्रोवाइजेशन के 3 स्तर हैं, मन, अंग और वाग्मिता। बोलना, किस तरह से बोला जाए, किस तरह से उच्चारित किया जाए। और यहीं पे एक बात आती है कम्युनिकेशन। भाई आर्टिस्ट भी कम्युनिकेट ही करता है, तो कम्युनिकेशन के जो स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके स्तर होते हैं इंद्रिय, जो हमारे 10 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके बाद इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, उसके बाद भावना, और भावना के बाद रेचन, उसको ग्रहण करना, ले जाना अंदर की तरफ, और परा। ये जो परा है दिस इज इनडिफाइनेबल। परा मनोवैज्ञानिक, परा ज्ञान, जो इंद्रियों से भी परे है, वो परा। अभिनय के जो 4 प्रकार हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, भरत मुनि ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता जो दी है वो वाचिक अभिनय को दी है, वाग्मिता को दी है, और स्पीच को दी है। स्पीच जो बोला जाता है, जो प्रस्तुत किया जाता है अभिनेता के द्वारा। और उनका कहना है कि पाठ का, टेक्स्ट का सम्यक उच्चारण, सम्यक एक जो शब्द है समन्वित करके जो उच्चारण किया जाता है, शब्द की जो प्रतिभा है, शब्द का जो लालित्य है, शब्द जो बोलता है अपने आप में, तो शब्द को किस तरह से उच्चारित करके बोला जाए, किस तरह से उसे अंदर आत्मा, किरदार की आत्मा से निकाला जाए, वो भरत मुनि उसे पहला सूत्र मानते हैं। अब भरत मुनि ने क्या किया था, ऐसा कहा जाता है और नाट्य शास्त्र में भी लिखा जाता है कि ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य लिया, टेक्स्ट लिया, सामवेद से उन्होंने गान लिया, गायन लिया, और यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया। अब उन्होंने किस प्रकार इन चीज़ों को समाहित किया, ये बड़ा गहन सोचने का विषय है। अब कलाकार की क्या जिम्मेदारी होती है, निर्देशक की क्या जिम्मेदारी होती है, वो भी हमको भरत मुनि ने कोशिश की है समझाने की कि संवाद का, लेखक के आलेख का अभिप्राय क्या है, उसका मर्म क्या है, यही मुख्य अर्थ है। आलेख का, संवाद का अभिप्राय, मंतव्य क्या है और उसका मर्म क्या है, वो क्या कहना चाहता है,
यही मुख्य अर्थ है। और अभिनेता का क्या दायित्व है कि नाटक के मुख्य अर्थ को वो क्या करेगा, प्रकट करेगा। और नाटक हो या काव्य हो या नाटक, ये सब चीज का जो टेक्स्ट का पाठ है वो अलंकार है, और यही अभिनेता का कर्म और धर्म है। अब इसे कैसे वो चीज आएगी, जैसे अभी पहले हमने बात की थी अभिनय की, तो अभिनय क्या है, अभिनेता के द्वारा भोगे गए अनुभवों का पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो अभिनय की दूसरी जो परिभाषा है, लेटेस्ट जो अभी चलती है कि ट्रूथफुल लिविंग अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, काल्पनिक परिस्थितियों में वास्तव में जीना अभिनय है। लेकिन अब जो वाचिक अभिनय की बात करते हैं, तो वो जो पात्र है, जो किरदार है, वो समाज में कहाँ पाया जाता है, उसकी मनोदशा क्या रहती है, उसकी वेशभूषा क्या रहती है, उसका बाहरी आवरण क्या रहता है, उसका आंतरिक आवरण क्या रहता है, उसकी अंतर्दशा क्या चलती है, मन की मनोदशा क्या रहती है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन अभिनेता को करना पड़ता है जब वो किसी अभिनेता किरदार को जीता है। अब वो किरदार को जीने में सब कुछ आ गया कि जो किरदार जो किया जा रहा है उसमें अभिनेता अलग है, सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, वो किरदार। तो जब किरदार से उसका आत्मसात हो जाता है, किरदार का मन आत्मा वो जगा लेता है, तो अभिनय में वो संवाद जो बोलेगा, वो इम्प्रोवाइज टेक्स्ट जो बोलेगा, और अभिनय उसी से अभिनय को अर्थ मिलेगा। अभिनय इसलिए है कि प्रयोग को मुख्य प्रयोजन की तरफ ले जाता है। मेन ऑब्जेक्ट स्टेनिलोव्स्की जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो नाटक है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाई जा रही फिल्म, मैसेज क्या है। इसलिए अभिनेता को चाहिए कि मुख्य अर्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास करे। तो अब यहाँ वो बहुत गहराई से बात करते हैं भरत मुनि कि स्पीच जब आप बोलते हैं, जब हम बताते हैं, बोलते हैं, तो उसमें उद्गीत या प्रणव या ओम को उच्चारित करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बोला गया जो शब्द था प्रणव, उद्गीत था, ओम था। और उच्चारण में, स्पीच में चारों वेदों की भूमिका आ जाती है। चारों वेदों के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे पाठ्य है, गान है, अभिनय है और रस है, इन चारों तरह का समन्वित मिश्रण जो है अभिनेता अपने टेक्स्ट में, अपने संवाद में बोलता है। और जब चारों प्रकार का अभिनय, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, जब उस पर भी समन्वित हो जाता है, और राइटर क्या चाहता है, राइटर ने क्या लिखा, अब निर्देशक क्या चाहता है और अभिनेता क्या कर रहा है, ये सारा समन्वित व्यापार जो है वो है अभिनय। अब स्टेनिलोव्स्की थोड़ा सा अलग हटते हैं कि वो क्या है जो अभिनय में आपको आनंदित करता है। अभिनय करते समय क्या आप आनंद से भर जाते हैं, उसको उन्होंने कहा है इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर, आंतरिक प्रेरक शक्ति। तो ये आंतरिक प्रेरक शक्ति क्या है, वो कैसे जगती है, इन चारों प्रकार के अभिनय के प्रकारों से, और टेक्स्ट में उसको पाठ्य को अच्छी तरह बार बार बोलने से, समझने से, और उससे बिल्कुल आत्मसात कर लेने से, और कलाकार को अपने अंदर उन संवादों के द्वारा प्रेषित करने से जो है वो अभिनय हो जाता है। और अभिनय करने की प्रेरणा भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। अब भरत मुनि से ऋषियों ने पूछा होगा कि नाट्य क्या है, तो भरत मुनि ने क्या बताया कि तीनों लोकों के सभी भावों का अनुकीर्तन, अनुसरण, अनुकीर्तन, यहाँ कीर्तन शब्द आया है, आनंद, कीर्तन से आनंद आता है। तो अब तीनों लोकों के भाव, तो कहा जाता है कि अभिनेता जो है वो राजा का किरदार भी कर सकता है, वो प्रजा का किरदार भी कर सकता है, वो प्रधानमंत्री का किरदार भी कर सकता है, वो कोतवाल का किरदार भी कर सकता है, वो सेनापति का किरदार भी कर सकता है,
तो अभिनेता तो सारी कलाओं में पारंगत होता है, इसीलिए अभिनय को संपूर्ण माना गया है। एक अभिनेता, एक नाटक में काम करने वाला, फिल्म में काम करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के किरदार को निभा सकता है, क्योंकि वो उसका अनुभव है, उसका जीवन का जो दर्शन है वो सब कुछ उसमें आ जाता है। अब प्रकृति के 3 गुण क्या हैं महत्वपूर्ण, ये समझने वाली बात है। प्रकृति के जो 3 महत्वपूर्ण गुण है वो है सत, रज और तम। कि सत, रज, तम जो है आप गीता में भी इसको पाएंगे कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है उन इनके 3 गुण जो हैं उस पर ही आधारित होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसको भरत मुनि ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास किया है कि ये तीनों जो हैं चेतना के 3 लोक हैं। क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण को वो क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे बताने की कोशिश कर रहे हैं? जागृति। जब हम जागे हुए होते हैं तो हम सतोगुण गुणी हो जाते हैं, और जब हम स्वप्नावस्था में रहते हैं तो हम रजोगुणी की प्रकृति हम में आ जाती है। और जब हम सुसुप्ति मतलब अध जगे, सपनों में जगे हुए, या ड्रीमलेस स्लीप, जिसमें सब ऐसी नींद जिसमें सपना भी नहीं हो, तो वो तमोगुण की स्थिति हो जाती है। तो इन सभी तरह की प्रकृति को क्या करता अभिनेता? मंच पे रिप्रेजेंट करता है, मंच पे प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा? अपने किरदार के द्वारा। अब भरत मुनि का क्या कहना है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको और सरलता है समझने के लिए, सतोगुण एक सात्विक व्यक्ति, जो सरल व्यक्ति है, जो सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति है। रजोगुण राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, और तामसिक प्रवृत्ति, दूसरों ने खलनाएं, तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। तीनों लोगों से परे भी एक स्थिति होती है, वो क्या है? उसको तुरीय अवस्था बोला जाता है। तुरीय अवस्था में 3 लोग जो मैंने बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में भाव है, विचार है, शब्द है, और चेतना का जो स्तर है वो वस्तुनिष्ठ है, वास्तविकता में भरा, तत्वों से भरा है। परंतु जो तुरीय अवस्था होती है वो जो है, वहाँ न शब्द है, न विचार है, न कोई कंटेंट है, कंटेंट लेस है वो। अब उसको हम थोड़ी देर के लिए समाधि की अवस्था भी बोल सकते हैं। और अब देखिए कि नाटक में समाधि की अवस्था कैसे आ रही है। एक तपस्वी 10 साल तपस्या करता है, और उसके बाद जो उसकी उपलब्धि होती है, जो उसका चेतना का स्तर है, जो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ वो कलाकार कोई किरदार को निभाते समय उस बिंदु पे पहुँच जाता है, जहाँ क्षणांश के लिए, एक क्षण भर के लिए वो अभिनय की उस चरम अवस्था में पहुँचता है, जहाँ वो स्वयं को भूल जाता है, किरदार को भूल जाता है, और एक क्षण भर के लिए वो उस चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाता है। ये तुरीय अवस्था को महाभाव बोला जाता है। और मनुष्य जो है तुरीय अवस्था में हमेशा नहीं रह सकता, वो तो सन्यासी तपस्वियों का काम है, क्योंकि शून्यता ही पूर्णता है। जो शून्य हो जाएगा वही पूर्णता है, और इस पूर्णता को एक ही शब्द से परिभाषित किया जा सकता है, और वो है ओम, या पहला गीत, उद्गीत। और यहीं से, ओम से ही वेदों की उत्पत्ति हुई, और इसलिए ये अभिनेता का प्रथम अभिनय सूत्र है। अब बार बार आप सुनते होंगे वॉइस कल्चर, वॉइस कल्चर। क्या होता है वॉइस कल्चर? तो भरत मुनि का क्या कहना है कि अभिनेता स्वयं के द्वारा बोले जा रहे, उच्चारित किए जा रहे संवाद को स्वयं सुने, और अपना संवाद स्वयं सुनते हुए बोले। ये जो स्थिति है, ये क्या स्थिति है, इसके बारे में हम हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 में चर्चा करेंगे। तो आज हमने हमारे एपिसोड नंबर 4 में वाग्मिता, स्पीच
और भरत मुनि के अभिनय के प्रथम सूत्र के बारे में बात की और ये समझने की कोशिश की कि अभिनेता को आलेख में लिखा हुआ, संवाद में कहा गया और जो निर्देशक चाहता है उस तरह से उसको कैसे प्रस्तुत करना और वहाँ किस किस तरह की प्रकृति के जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण आएंगे उनको कैसे निभाना, ये सारी चीज़ें यहाँ हमने पहले अभिनय सूत्र में बात की। तो मित्रों, CSB एक्टिंग एकेडमी, CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी के इस चौथे एपिसोड को हम यहाँ विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वॉइस कल्चर क्या होता है और स्पीच को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बोला जाता है, शब्दों के उच्चारण में की क्या महिमा है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप चाहें एपिसोड को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम हमारी अभिनय की क्लास 1 जुलाई से शायद शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर जो यहाँ दिया जाता है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।